हेलो गाइस, दिस इज दिलीप और आप अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट विद दिलीप पर। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि जनरल नॉलेज की एक सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जिसके 11 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल पे जाइए, टाइप करिए टारगेट विद दिलीप और उसमें प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। इसका लिंक गाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। गाइज, जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक, मैंने फर्स्ट टॉपिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था और इस टॉपिक का ये लास्ट पार्ट होगा। और चूँकि गाइज़ मैं आपको ये भी बता दूँ कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का 12 पार्ट इसलिए हो पाया क्योंकि ये सबसे बड़ा टॉपिक था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ा टॉपिक है, तो जितने भी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी मैंने 12 पार्ट में कवर कर दिए हैं। तो चलिए गाइज़ शुरू करते हैं इस वीडियो को। दिस इज़ ऑल अबाउट माई सेल्फ। गाइज़, जो पहला टॉपिक है वो CTBT के है। CTBT जिसका फुल फॉर्म है कम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसका मेन पर्पज़ सिर्फ इतना है कि न्यूक्लियर टेस्ट को बैन करना, व्यापक स्तर पे न्यूक्लियर टेस्ट को बैन करना है। यह एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है। मल्टीलेटरल का मतलब क्या होता है? मल्टीलेटरल ट्रीटी का मतलब होता है कि एक ऐसी ट्रीटी जिसमें 3 या उससे अधिक सॉवरेन स्टेट उसके पार्टी होते हैं। ठीक है। अब सॉवरेन स्टेट क्या होती है? बात ये होती है, सॉवरेन स्टेट वो स्टेट या कंट्री, स्टेट गाइज जब भी मैं बात करूँगा तो कंट्री से रिलेटेड बात करूँगा। स्टेट मतलब कंट्री, यानी वो कंट्री जो किसी भी देश का गुलाम नहीं है, मतलब किसी भी दूसरे देश का अधिकार उस पर नहीं रह गया, यानी वो इंडिपेंडेंट स्टेट हो गया है। तो जैसे इंडिया एक इंडिपेंडेंट स्टेट है क्योंकि इंडिया इसमें किसी का गुलाम नहीं है, तो इसलिए इंडिया को सवरेन स्टेट कहा जाता है, सवरेन कंट्री कही जाती है। ठीक है गाइज। गाइज, जैसे आप मल्टीलेटरल ट्रीटी सुनते हैं उसी तरह आप बाईलेटरल ट्रीटी भी सुनते हैं। बाईलेटरल यानी दो स्टेट यानी दो कंट्री के बीच का ट्रीटी होता है। ये मल्टी ट्रीटी तब बन जाता है जब इसमें एक नया पार्टी ऐड होता है। बाईलेटरल ट्रीटी, मल्टीलेटरल ट्रीटी तब बनता है जब इसमें एक नया पार्टी ऐड होता है, तो उसे बाईलेटरल ट्रीटी कहते हैं। गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये यूएन जनरल असेंबली के द्वारा 10 सितंबर 1996 को एडॉप्ट किया गया था, जिसमें 71 देशों ने इस पे साइन किया गया था। इसका सिर्फ मेन उद्देश्य ये था कि न तो ये सिविलियन के लिए यूज किया जाएगा, न ही मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज किया जाएगा, इसलिए न्यूक्लियर टेस्ट को कम्प्लीटली बैन कर दिया जाए। इस CTBT का मेन पर्पज़ यही था। ये अस्तित्व में आया 24 सितंबर 1996 को, ये अस्तित्व में आया था। अभी हाल ही में फरवरी 2021 में 185 देशों ने इस पर साइन किया, जिसमें 170 देशों ने ही सिर्फ रेटिफाई किया है। सिर्फ 170 देशों ने ही इसे रेटिफाई किया है। अब गाइज बात आती है रेटिफाई करना। रेटिफाई करने का मतलब है सैंक्शन करना। सैंक्शन यानी किसी समझौते की ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लेना। कोई समझौता हुआ है, उस समझौते को ऑफिशियली एक्सेप्ट करना ही रेटिफाई होता है। यानी 185 देशों ने इस पर साइन किया, लेकिन जो समझौता ऑफिशियली किया वो केवल 170 देशों ने ही किया। अभी हाल ही में क्यूबा एक देश है। क्यूबा कि मैंने जैसे गाइज आपको हमेशा से बताया आया हूँ कि जिस कंट्री का नाम आया तो उसके कैपिटल करेंसी सब कुछ हमें पता होना चाहिए। गाइज मैं आपको बता दूँ, क्यूबा जो एक कैरेबियन कंट्री है और इसका कैपिटल जो है हवाना है। करेंसी इसका पेसो है, PESO। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो गाइज मैं बता दूँ, क्यूबा अभी हाल ही में साइन और रेटिफाई किया हुआ है फरवरी 2021 में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करंट अफेयर्स क्वेश्चन है तो याद रखेंगे हम। और फिजी पहला कंट्री था जिसने रेटिफाई किया था इस ट्रीटी को 10 अक्टूबर 1996 को। गाइज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी क्यों बैन करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी भीषण तबाही जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ऐसा न्यूक्लियर टेस्ट जब होता है तो ऐसा देखने को मिलती है। गैस, अब इंडिया का पोजीशन न्यूक्लियर टेस्ट में कैसे देखते हैं? गैस, जैसा कि आप नीचे पिक्चर में देख रहे होंगे कि इंडिया, जहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है उसके नीचे 6 देख रहे हैं, 6 लिखा हुआ है। यानी भारत ने 6 बार टेस्ट किए हुए हैं, 6 बार टेस्ट किए हुए हैं, जिसमें पहला है स्मालिंग बुद्धा। पोखरन टेस्ट का नाम सुने होंगे। पोखरन ये राजस्थान में पड़ता है। तो पोखरन 1 हुआ था 1974 में। इंदिरा गांधी ने इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा था। तो गाइज, जो पहला पोखरन हुआ था न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में हुआ था, ये सिर्फ एक बार डिवाइस को फायर किया गया था, सिर्फ 1 टाइम, और ये टेस्ट कंप्लीट कर दिया गया था। उसके बाद दूसरा टेस्ट 1998 में हुआ जिसका नाम शक्ति रखा था, और ये 2 ग्रुप में हुआ था न्यूक्लियर टेस्ट, शक्ति 1 और शक्ति 2। शक्ति 1 को 3 बार डिवाइस फायर किया गया, डिवाइस से 3 बार फायर किया गया, और शक्ति 2 को भी 3 बार डिवाइस से फायर किया गया।
लेकिन शक्ति 2 जब जिस डिवाइस से फायर किया जा रहा था उसका एक डिवाइस फेल हो गया था, यानी शक्ति 2 का केवल 2 डिवाइस सक्सेसफुल रहा और शक्ति 1 का तीनों सक्सेसफुल था। तो 3 + 2 5, 5 शक्ति के हो गए और स्मालिंग बुद्धा यानी पोखरण 1 का एक डिवाइस, तो टोटल 6 डिवाइस यानी सक्सेस रहे थे। 6 टेस्ट इंडिया ने की थी, जिसमें से जो नाम उभर कर सामने आता है उसमें स्माइलिंग बुद्धा यानी पोखरण 1 जो 1974 में, और शक्ति पोखरण 2 जिसको हम बोलते हैं 1998 में किया गया था। बाकी सर बाकी आप सभी लोग ये देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ने सबसे ज़्यादा बार न्यूक्लियर टेस्ट किया हुआ है, 1054 टाइम्स। क्या जो अगला टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्लाइमेट से रिलेटेड है ये, जिसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। गाइज क्योटो प्रोटोकॉल ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। इसका सिर्फ उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जो 1992 में क्लाइमेट चेंज हो रहा था, 1992 में इसने क्या किया, यूएनएफसीसी को काफ़ी एक्सटेंड किया। ये क्योटो प्रोटोकॉल अस्तित्व में बाद में आया, लेकिन यूएनएफसीसी ये जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, 1992 में इसे ड्राफ्ट कर दिया गया था, यानी इसकी रूपरेखा 1992 में ही तैयार कर दी गई थी। 1994 में ये इफेक्टिव में आया था यूएनएफसीसी। इसको और ज़्यादा एक्सपेंशन तब हाईलाइट में आया जब क्योटो प्रोटोकॉल का जिक्र आया, यानी क्योटो प्रोटोकॉल की वजह से यूएनएफसीसी का जो वैल्यू है वो बढ़ गया, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सारी बातें की गई थी कि इसमें ये जिक्र किया गया था कि ग्रीन हाउस गैस जैसा नाम का कोई शब्द होता है। तो गैस मैं आपको बता दूं कि क्योटो प्रोटोकॉल की ही वजह से इसने क्या किया कि सभी देशों को ये बोला कि आपको ग्रीन हाउस गैस का इमिशन रिड्यूस करना ही है। एक रिक्वेस्ट नहीं था, ये कमिट्स कराया गया था सभी स्टेट पार्टीज को, यानी कभी सभी कंट्रियों को बोला गया था कि आप ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि वही ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर था। क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया था क्योटो, जो कि जापान में एक सिटी है क्योटो, वहाँ पर 11 दिसंबर 1997 में। ये जो फोर्स में आया था 16 फरवरी 2005 को फोर्स में आया था। कैज मैं आपको बता दूँ COP3 जो कि क्योटो 1997 में हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि 2 ग्रुप बनाए गए, NX ग्रुप और नॉन NX ग्रुप। NX ग्रुप में डेवलप्ड कंट्रीज आते हैं, नॉन NX ग्रुप में डेवलपिंग कंट्रीज आती हैं। गाइज इसमें ये ढूंढा गया कि वो कौन से ऐसी कंट्रीज हैं जो ग्रीन हाउसेस गैस का इमिशन सबसे ज़्यादा कर रही हैं। तो यहाँ पे ये कैटेगराइज किया गया था कि NX ग्रुप और नॉन NX ग्रुप कंट्रीज़ को कैटेगराइज किया गया। इसमें जो मेन जिम्मेदार कंट्री था वो डेवलप्ड कंट्रीज़ था, क्योंकि वही कंट्री मेन था जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, इंडस्ट्रियलाइज्ड है, और इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहा है किसमें, ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन में, यानी इन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का इमिशन किया हुआ है। तो अब बात ये बनती है कि ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कौन से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये तीसरे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 1997 में हुआ था, इसमें ही NX ग्रुप और नॉन NX ग्रुप को कैटेगराइज किया गया था। 2001 में COP7 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 7 हुआ था, जो कि माराकेस में हुआ था, जिसको माराकेस अकॉर्ड्स भी कहते हैं। अकॉर्ड्स मतलब होता है ऑफिशियल एग्रीमेंट, या कह सकते हैं कि सहमति बनी थी। माराकेस अकॉर्ड्स एक बनी थी। माराकेस 2001 में COP7 हुआ था माराकेस में, जिसको माराकेस अकॉर्ड कहते हैं। इसमें क्या हुआ था, जो क्योटो प्रोटोकॉल था उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, यहाँ पे इसका विषय नहीं है, ये जब हम एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन की एक बहुत बड़ी लिस्ट है, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल में बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन की गई थी, बहुत सारे सुधार किए गए थे, कुछ चीज़ें जोड़ी गई थी, कुछ चीज़ें उसमें से हटाई गई थी और उसको सिंप्लीफाइड किया गया था। ठीक है गाइज, क्योटो प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, यानी सभी देशों को इसे फॉलो करना पड़ेगा। जैसा कि आप सेकंड पॉइंट देख रहे होंगे, टू कमिट्स स्टेट पार्टीज टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इमिशन, यानी सभी देशों को ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये लगता है कि एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है जिसको फॉलो ही करना है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखते हैं। गाइज इसके लिए फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड 2008 से लेकर 2012 तक क्योटो प्रोटोकॉल में हुआ था।
फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड 2008 से लेकर 2012 तक, जिसमें ये बोला गया था कि 6 जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनके इमिशन को कंट्रोल करना है। ये 6 इमिशन गैसेस कौन सी थी? रिस्पॉन्सिबल जो मेन गैसें हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है, परफ्लोरोकार्बन्स है और सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। गाइस आपको बता दूं कि फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड जो 2008 से लेकर 2012 के बीच में हुआ था, इसमें शायद इसके दौरान क्या हुआ था, 37 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज और इकोनॉमीज़ उसमें ट्रांजिशन फेज में थी और यूरोपियन कम्युनिटी उसमें कमिट किया था। और ये सभी मिलके 37 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ और जितनी भी बड़े इकोनॉमिक्स कंट्रीज़ थे और यूरोपियन कम्युनिटी यानी यूरोपियन कंट्री भी इसमें शामिल थी, उन सभी ने एक्सेप्ट किया कि वो रिड्यूस करेंगे ग्रीन हाउस गैस को 5%, 5.2%, वैसे एग्जैक्ट इसका 5.2% है। 1990 में जो लेवल था ग्रीन हाउस गैस का, उसको देखकर वहाँ से 5.2% और कम करना है। ऐसा फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड 2008 से लेकर 2012 में लिया गया था कि सबको ये फॉलो करना पड़ेगा, 5.2% ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करना ही पड़ेगा। उसके बाद सेकंड कमिटमेंट पीरियड हुआ 2013 से लेकर 2020 तक रखा गया। इसमें भी यही बोला गया कि सभी पार्टियों को ये कमिट करना पड़ेगा, यानी स्वीकारना पड़ेगा कि वो रिड्यूस करेंगे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम से कम 18% तो करेंगे ही, लेकिन लेवल जो लेंगे वो 1990 का ही लेंगे। 1990 का जो लेवल था उसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस थी उससे 18% कम करना पड़ेगा, यानी जो स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे 1990 को ही बेस बनाकर लेंगे। गाइस ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये जिस प्रिंसिपल पे बेस्ड है उसका नाम है CBDR, जिसको बोलते हैं कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक तो ये कॉमन मुद्दा है कि सबको ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करना है, ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को रिड्यूस करना है, ये कॉमन मुद्दा है। लेकिन डिफ्रेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? कि इसका मतलब यह है कि क्योटो प्रोटोकॉल में COP3 में जो एनेक्स और नॉन एनेक्स ग्रुप जो बनाए गए थे, एनेक्स मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ के, नॉन एनेक्स मतलब कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के, ये जो ग्रुप बनाए गए थे इनकी अपनी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रिड्यूस करने की। क्यों? क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वे तो उनका स्टैंडर्ड बढ़ाया जा सकता है कि उनको बोला जाए कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा गैस ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस कराइए। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो अभी डेवलप ही कर रही हैं, अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाई हैं, केवल डेवलपिंग कंट्रीज़ के स्टेज में हैं, वे अगर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करेंगी तो उनका डेवलपमेंट रुक जाएगा, वहाँ पे बहुत बड़ा क्षति होने की संभावना बनी रहेगी। तो इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज़ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं दिया जाता, डेवलप्ड कंट्रीज़ पर ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाती है कि आप ही कम करो किसी भी तरीके से। तो ये है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसमें एनेक्स ग्रुप को लीड किया था यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो उसमें लीड कर रहा था वो था इंडिया। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के अंडर में काम करती है। गाइस मैं आपको बता दूँ ये प्रोटोकॉल का सिर्फ मेन पर्पज़ है कि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करे। किनसे प्रोटेक्ट करे? प्रोटेक्ट उनसे करना है जो इस समय ओजोन डिप्लीशन का कारण है। ओजोन डिप्लीशन का कारण किनसे है? कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनकी वजह से ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। तो कौन कौन से वो फैक्टर हैं अभी हम देखेंगे मैप में। तो अभी गाइज में हम ये देख लेते हैं कि ये साइन जो किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 26 अगस्त 1987 को ये साइन हुआ था, फोर्स में आया था 16 अगस्त 1989 में। तो पहला वाला जरूर याद रखेंगे कि साइन हुआ था 26 अगस्त 1987 में, और क्योटो प्रोटोकॉल का किस में था? 1997 में था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में है, तो इस बात को याद रखेंगे। गाइज ये किगाली एग्रीमेंट हुआ था, ये कब हुआ था? क्वेश्चन ये पूछा जाता है किगाली एग्रीमेंट कब हुआ था, तो याद रखना है कि 2016 में हुआ था। 28वां मीटिंग ऑफ पार्टीज हुई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, उसमें किगाली एग्रीमेंट हुआ था और वो 2016 में हुआ था। बस इतना याद रखना है कि किगाली एग्रीमेंट कब हुआ था? 2016 में हुआ था। अब ये क्यों हुआ था उसका मतलब भी जानना जरूरी है। किगाली एग्रीमेंट का मेन पर्पज सिर्फ इतना था कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो कंजप्शन है उसको रिड्यूस करना है, टू रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन।
गाइज यहाँ पर हम काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए कौन कौन से सब्सटेंसेस रिस्पॉन्सिबल हैं। गाइज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको मार्क करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। गाइज जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये है यूए, यूवीए, अल्ट्रावायलेट ए, और ये अल्ट्रावायलेट बी। गाइज अल्ट्रावायलेट ए मोर पावरफुल देन अल्ट्रावायलेट बी। गाइज ये कंप्लीटली ओजोन लेयर को होल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, बोथ आर सिमिलरली रिस्पॉन्सिबल, बट अल्ट्रावायलेट ए इज मोर रिस्पॉन्सिबल देन अल्ट्रावायलेट बी। गैज मैं आपको बता दूं कि हमारे अर्थ से बहुत सारे सब्सटेंसेस निकलते हैं, और कहाँ से निकलते हैं मैं बता दूं। एक तो है ओजोन, जिसको हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस बोलते हैं या ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स बोलते हैं। वो केमिकल कौन कौन से हैं? एक तो है CFC, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जहाँ पे हम देखते हैं एरोसोल्स में होता है। रेफ्रिजरेंट जो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होता है उसमें होता है। हमारे एयर कंडीशनर होता है उसमें यूज होता है। सॉल्वेंट्स होते हैं। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी एरोसोल्स, रेफ्रिजरेंट और ये सॉल्वेंट्स होते हैं। हैलोन्स, फायर एक्सटिंग्विशर जो आग बुझाने वाला होता है उसमें हैलोन्स भरे होते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है ओजोन डिप्लीशन में। मिथिल ब्रोमाइड, ये एक तरह का पेस्टिसाइड होता है। पेस्टिसाइड वो होता है जिसे कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, यानी एक परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स होते हैं जिनको समाप्ति ही नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको इनको इमिट करना नहीं है। मेन पर्पज़ ये होना चाहिए कि इनका इमिशन ना होने पाए। अर्थ से इनका इमिशन होता है, तो इसलिए क्या करते हैं कि ये ऊपर की तरफ उड़ते हैं, क्योंकि गैसेस के फॉर्म में होते हैं, ये ऊपर की तरफ उड़ते हैं। तो जब ये ऊपर की तरफ उड़ते हैं तो अर्थ से लगभग, हमारा जो अर्थ है उससे लगभग 15 से 30 किलोमीटर की ऊपर ओजोन लेयर पाया जाता है। हमारे धरती से लगभग 15 से 30 किलोमीटर के बीच में जो है ओजोन लेयर पाया जाता है। गैज मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ट्रोपोस्फियर का जो लेयर है वो 10 किलोमीटर तक का है। उसके बाद 10 से 50 किलोमीटर ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर का रेंज आता है। यानी अगर हम सीधी सी बात करें तो ज़्यादातर इसका जो पार्ट आता है ओजोन लेयर का वो स्ट्रेटोस्फियर में आता है। तो अब बात आती है कि ओजोन डिप्लीशन होता क्यों है, कैसे ओजोन लेयर में होल बन जाते हैं। गैज मैं आपको बता दूं, ओजोन लेयर का जो थिकनेस होता है वो 3 mm का होता है। सोचिए, बहुत ही पतला लेयर होता है। ये आने वाला ओजोन लेयर करता क्या है, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट वेव्स होती हैं, थोड़ी सी ज़्यादा तीक्ष्ण और थोड़ा उससे कम तीक्ष्ण, यानी अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी, ये जो रेडिएशंस आती हैं ये सीधे ओजोन लेयर पे पड़ती हैं। तो ओजोन लेयर क्या करता है, इनके एनर्जी का लगभग 60% स्पेस में वापस बैक करा देता है, लेकिन बाकी ये अर्थ में एब्जॉर्ब होने की कोशिश करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं, ये डस्ट वगैरह से टकराते हैं, तो इनकी जो इंटेंसिटी होती है, इनके रेडिएशन की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ही स्लो हो जाती है। इसलिए अर्थ का जो टेम्परेचर है वो हमें ज़्यादा फील नहीं होती है। लेकिन सोचिए, अगर ये ओजोन लेयर पूरी तरह से अगर होल बनता जाए, इनमें छेद बनता जाए ओजोन लेयर में, तो सीधे ये डायरेक्टली सरफेस, अर्थ के सरफेस पे आएंगी और तमाम प्रकार के जो डिजीजेज हैं वो फैल जाएंगी। खासकर कैंसर जो आजकल देखने को मिल रहा है, जो पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन ओजोन लेयर के डिप्लीशन की वजह से, ओजोन लेयर के टूटने की वजह से, ओजोन लेयर में छिद्र होने की वजह से अब ये डिजीजेज बढ़ गई हैं। आज कैंसर के पेशेंट देखने को की जो संख्या, पेशेंट की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो गाइस, जैसा कि हम देख पा रहे होंगे कि इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC मेन रिस्पॉन्सिबल है। तो जब ये CFC अर्थ से ऊपर की तरफ जाता है, यानी हमारे रेफ्रिजरेंट से CFC निकला ऊपर की तरफ, जैसे हम एक ही एग्जांपल ले रहे हैं, रेफ्रिजरेंट से CFC निकला, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया, ऊपर जब ओजोन लेयर के पास पहुंचा, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो क्लोरीन था, जो CFC था, वो क्या हुआ, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी जब ऊपर से आ रहा था सन से, तो क्या किया, CFC को तोड़ने की कोशिश करने लगा, ये क्लोरीन को अलग करने की कोशिश करने लगा। अब क्लोरीन को पूरी तरह से तोड़ के अलग कर दिया, दूर कर दिया। तो जब ये दूर कर दिया, तो जो ओजोन था, जो ओजोन लेयर जिसका फार्मूला होता है O3, तो ये ओजोन लेयर के पास जो CFC पड़ा हुआ था, उसमें से चूँकि
अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी ने क्या किया, क्लोरीन को तोड़ दिया, तो क्लोरीन जाके ऑक्सीजन यानी O3 से मिल गया। जब क्लोरीन जाके O3 से मिल गया तो क्लोरीन क्या किया कि O3 को ब्रेक करना शुरू कर दिया। क्लोरीन हाईली रिएक्टिव है तो ये जाके उसको ब्रेक करना शुरू कर दिया। जब इसको ब्रेक किया तो ओजोन जो है, ओजोन को जो मॉलिक्यूल्स थे वो टूट गए। जब एक मॉलिक्यूल ओजोन का टूटने लगा तो एक ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो क्लोरीन के साथ अलग हो गया। क्लोरीन के साथ जैसे ही अलग हो गया एक स्पेस सा क्रिएट हो गया वहाँ पे, यानी एक होल बन गया। कहते हैं ना जब पानी में एक बुलबुला आ जाता है तो जो जहाँ पे जिस जगह पे वो बुलबुला होता है वहाँ पे वो स्पेस होता है, स्पेस को कंटेन कर लेता है, इसलिए उस पर्टिकुलर जगह पे स्पेस बन गया और इस तरह वहाँ पे एक छिद्र बन गया। तो गाइज आप ये सोचिए, जब ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल आपस में मिलकर अलग हो गए, जिसको हम मोनो मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, यानी एक एक इनके मॉलिक्यूल अलग हो गए लेकर, उसके बाद सिर्फ ऑक्सीजन बचा O2 और मॉलिक्यूल बचा क्लोरीन मोनोऑक्साइड जिसको हम बोलते हैं। तो गाइज इस तरह हम कह सकते हैं कि एक छिद्र बन गया। इस तरह हमारी जो देश का जो पॉपुलेशन है वो लगभग 140 करोड़ के आसपास की है, इस समय वर्तमान में हो चुकी होगी, 2021 में जनगणना होनी है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, सोचिए कितने रेफ्रिजरेटर देश में चल रहे हैं, कितने एयर कंडीशनर घर में चल रहे हैं, कितनी ऐसे केमिकल परसिस्टेंट पीओपीज जिसको पीओपीज बोलते हैं, ऐसे पोल्यूटेंट्स जो गाड़ियों से धुएँ निकल रहे हैं, एयर रेफ्रिजरेटर लोग लगा रहे हैं, एयर कंडीशनर लोग लगा रहे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स के केमिकल से खेतों में छिड़काव किए जा रहे हैं। तो ये सब कहाँ जाएंगे, ये कभी ना कभी गैस बनकर उड़ेंगे ऊपर, तो ऊपर जाके ओजोन लेयर के पास जैसे ही पहुँचेंगे ऊपर से क्या करेगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आएगा, इनके कांटेक्ट में आएगा, ये क्लोरीन को तोड़ने की कोशिश करेंगे। क्लोरीन जैसे ही टूटेगा वो ओजोन लेयर के साथ आके मिल जाएगा, ओजोन लेयर के साथ जैसे ही मिलेगा वो एक ऑक्सीजन को तोड़ेगा और तोड़ कर लेके अलग हो जाएगा। जैसे तोड़ के अलग हो जाएगा तो केवल 2 ऑक्सीजन बचेगा, यानी वो केवल O2 रह जाएगा और जिस ऑक्सीजन को लेके हटाओ वहाँ पे वो छिद्र बना देगा। तो गाइज़ ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है गाइज़, अगर ये लेक्चर गाइज़ आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा तो मैं इसे दोबारा बता दूंगा। ठीक है गाइज़, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो गाइज़ वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है और आपको कंप्लीट आपको समझ में आई तो गाइज इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और गाइज एक बात और भी बता दूंगा आपको कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ये जो पार्ट था ये कंप्लीट हो चुका है। अगला जो पार्ट शुरू होने वाला है वो नेशनल सिंबल शुरू होगा। गाइज आप तो ये सोच रहे होंगे कि टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन जब आप टॉपिक को देखेंगे आपको लगेगा कि बहुत कुछ सीखने को शायद बाकी रह गया है। जो आपने सुना तो है लेकिन सिर्फ सुना ही है, शायद उसके फैक्ट्स को नहीं जानते। जब क्वेश्चन पेपर में फैक्ट्स आता है तब हमारे सीधे कान खड़े हो जाते हैं और तब हमें लगता है कि यार काश ये भी हमें पता होता। तो हमें ईच एंड एवरी फैक्ट्स हमें याद होना चाहिए। तो गाइज़ बने रहिए, अगला वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पार्ट ख़त्म होता है। तो थैंक यू सो मच गाइज़ देखने के लिए।